कि रूस के खिलाफ सारे के सारे देश हो जाएंगे, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चर्चा को, बहस को देखा गया तो उसमें यह भी समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। रूस अलग थलग तो पूरी तरीके से नहीं है। अब यूक्रेन के साथ जो अधिकतर देश आप देखते हैं उसमें सबसे अहम हो जाता है अमेरिका। यूक्रेन के साथ जो देश आप खड़े देखते हैं उसमें यूरोप के देश वो तमाम हो जाते हैं जो नेटो के सदस्य भी हैं। रूस के खिलाफ आंखें तो तरेरते हैं लेकिन पूरी तरीके से सामने खड़े नहीं हो पाते हैं, खासकर जब उस प्राकृतिक संपदा की बात आती है जो रूस से ही उन्हें हासिल होती है और अच्छी कीमतों पर हासिल होती है। वहां कई लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं, कई देशों के। लेकिन रूस के साथ जो देश खड़े हैं उनके हिसाब से भी अगर हम समझें तो यह समझ में आता है कि दुनिया अगर दो खेमों में बंटी दिखती है तो किसी खेमे को आप मजबूत या फिर किसी खेमे को कमजोर मान नहीं सकते हैं। इन दो खेमों में दुनिया को बंटना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलें, अगर यह युद्ध आगे किसी तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होता है तो ये दो खेमे अपने आप में यह बताते हैं कि युद्ध को आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहिए, युद्ध का विस्तार क्यों नहीं होना चाहिए। बेलारूस वो देश जहां से रूस की सेना भी आगे बढ़ी, आर्मेनिया हो गया, ये सारे वो देश हैं जो रूस के साथ खड़े रहे। और आज की तारीख में अगर हम ये चर्चा यहां पर कर रहे हैं अपने तमाम खास मेहमानों के साथ, तो उसमें अहम ये सवाल हो जाता है कि ये युद्ध आखिर कब तक। और जो चर्चा हम जनरल सिवाच कर रहे थे उसमें अगर एक और कड़ी, और मेरा यकीन है कि आप उस समय आप उसमें भी जोड़ना चाह रहे थे कि क्या वाकई रूस के हटने को, वहां से रूस के बैकफुट पर जाना देखा जाए या फिर इसे टैक्टिकल ही समझा जाए। देखो श्वेता, इसको तो मेरे को लगता है कि अगर रूस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी उसके अनुसार हर चीज तो चली नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी सेटबैक हुआ है, उन्होंने मिड कोर्स करेक्शन की है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है जी ये बातचीत हो रही है, जब इस्तांबुल में भी ये बातचीत हो रही है एक प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में, मगर लड़ाई यूक्रेन तो लड़ रहा है पर पीछे से तो नेटो और अमेरिका लड़ रहा है। और जब तक अमेरिका और रूस की बातचीत नहीं होगी ये लड़ाई रुकने का नाम इसलिए नहीं लेते। अब देखो कि अमेरिका को इस लड़ाई से काफी फायदा हो रहा है। जो बातचीत हो रही है गैस और ऑयल जो आता है यूरोप को, और उसको 40% गैस देता है रूस, 30% के करीब ऑयल देता है, और वो अभी बंद करने की कोशिश हो रही है। अभी तो बंद नहीं कर रहा, ना जर्मनी कर रहा है, ना इटली कर रहा है, ना फ्रांस, मगर लगता है अगले 2 या 3 साल में अगर वो बंद होता है तो अमेरिका उस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से ये लड़ाई हो रही है छोटे छोटे देश घबरा गए हैं, उनको लगता है कि हमें भी अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। आज रूस ने यूक्रेन पे लड़ाई कर दी है, कल को हम भी बलि के बकरे बन सकते हैं। तो हर देश एक होड़ बनाएगा नए हथियार खरीदने का, और अगर हथियार खरीदे जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा, उसकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो बहुत चलेगी। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी महत्व की हैं, ये हमें समझना चाहिए कि आज की तारीख में क्या ये इंटरेस्टेड है लड़ाई बंद कराने के लिए या वो हथियार दे रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यूक्रेन जितने भी हथियार उसको मिले हैं, चाहे स्टिंगर मिसाइल है, चाहे आपकी जो एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन है, या आपके जो ड्रोन मिले हैं उनको स्विच ब्लेड, उनका बहुत फायदा तो उठाया है और उसने भी डैमेज रूस को किया है। मगर वो लड़ाई की उसको जीत तो नहीं सकता, क्योंकि जीत तो है नहीं, मगर उसको प्रलॉन्ग कर सकता है। ये तो करेगा, जब तक उसको हथियार मिलते रहेंगे यूक्रेन कोशिश करता रहेगा। और एक और इस कड़ी है इसके अंदर, वो चीन है। देखो चीन चुपचाप बैठा हुआ, चीन की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, मगर चीन को भी ये पता है कि ये लड़ाई चलती है तो कहीं ना कहीं रूस का जो डिपेंडेंसी है वो चीन की तरफ मुझे लगता बढ़ेगा। और वो है पूरे वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि रूस जो है इकोनॉमिकली कमजोर होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, 1.43 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 12वें नंबर पे है। तो मेरे को लगता है कि कुछ भी हो, रूस की मिलिट्री स्ट्रांग है, इकोनॉमी को थोड़ा लगेगा धक्का, उसको इकोनॉमिकली ज्यादा डिपेंडेंस होना पड़ेगा चीन के ऊपर। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो निकलेगा इस लड़ाई के बाद, एक तरफ अमेरिका और उसके साथ यूरोपियन कंट्री, दूसरी तरफ चीन और उसके साथ रूस और कुछ एक जो कंट्री। बात ऐसी है कि जो चीन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए, ना कि रूस। कहीं ना कहीं ये इस गलती ये हुई है जो अमेरिका ने प्रेशर डाला है रूस के ऊपर, क्या उन्होंने असली में ये तो नहीं कर दिया रूस और चीन को इकट्ठा कर दिया। असली प्रॉब्लम साउथ
चाइना सी में देखें, इंडो पैसिफिक में देखें, प्रॉब्लम है एक्सपेनिज्म मतलब चीन वॉर की। एक तो तरह से ये मेरे को इकोनॉमी को लगता है तबाह एक तो बड़ा करती है, नया मोड़ दे दिया, और कहीं चीन ताइवान को ना हड़प ले इस कोशिश में। अगर वो ऐसा भारत होता की है भी तो निगाहें बहुत इस चीज दुख पर की लगी बात रहती हैं कि कहीं कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, लेकिन वॉर इकोनॉमी को तबाह करता है, लेकिन वॉर की अपनी एक अलग इकोनॉमी होती है जहां पर हथियार भी बेचे खरीदे जाते हैं, हथियारों को शोकेस भी किया जाता है, और इसके लिए आप हर पक्ष को जिम्मेदार मानिए। और जो छोटे देशों पर असर की बात कर रहे हैं ना सर, उसमें सीधे तौर पर आप श्रीलंका को देख लीजिए। कोविड से उनकी इकोनॉमी उबर रही थी कि कैसे उभरे वहां से, टूरिज्म का इतना बड़ा झटका लगा था, और उनकी जो चाय थी वो रूस यूक्रेन में बड़ी पॉपुलर थी। लेकिन आज ये हालात अगर हम देखते हैं तो एक युद्ध का सीधा सीधा असर वहां पर दिख जाता है। भारत जैसे देश तो बड़े हैं, संभल रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान देख लीजिए, हालांकि उसकी तो अपनी भी गलतियां बहुत रहती हैं, और एक तरफ श्रीलंका देख लीजिए, और इस युद्ध की स्थिति को समझिए। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। ये जो तारीखें दी जा रही है ना इस युद्ध को लेकर कि क्या ये खत्म हो सकता है, आपको किसी भी, हालांकि रूस तो इसे वॉर मान ही नहीं रहा है, वो तो हमेशा से इसे एक स्पेशल एक ऑपरेशन कह रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है, आपको लग रहा है कि ये युद्ध खत्म हो रहा है या केवल ट्रांजिशन है एक फेज से दूसरे फेज में? देखिए श्वेता जी, ये शुरू से जब हमने देखा था कि रशिया 2 लाख के करीब अपनी फोर्सेस को लेके आया था, रशियन आर्मी 10 लाख स्ट्रांग है, तो वो अपनी 1/5 स्ट्रेंथ को लेके आया था। तो एक आपको एक इंडिकेशन लगा था उस टाइम पे कि रशिया एक लंबी लड़ाई के लिए अंदर नहीं आया है, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इसीलिए उसने उसको बोला था, बिकॉज उसका जो फोर्स लेवल था वो, अगर आप यूक्रेन का साइज देखेंगे, इट इज 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 4500 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर एरिया है, और 1700 स्क्वायर किलोमीटर उसका मैरीटाइम बाउंड्री है। इतना बड़ा स्टेट है ये, सेकंड लार्जेस्ट है यूरोप में। तो क्या आपको लगता है कि ये एक इन्वेजन था? नहीं था। ये इसको बेसिकली उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब हमने ऑलरेडी इस चैनल में डिस्कस कर रखे हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स को लेके रूस आया था। इसीलिए, और दूसरा एक चीज मैं और व्यूअर्स को इसको क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग एक्चुअली बोल रहे थे कि ये 10 दिन की लड़ाई है, 15 दिन की लड़ाई है, ये 10-15 दिन की लड़ाई नहीं है, ये महीनों की लड़ाई है, और इसमें हम उसका एक टारगेट डेट हम इसको ले डाउन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक लड़ाई में इंटेंजिबल्स बहुत होते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस निकलती है और कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। अब जैसे हमने देखा, यूनाइटेड स्टेट्स वेपन सप्लाई कर रहा है, यूके से वेपन्स आ रहे हैं, स्वीडन से वेपन्स आ रहे हैं, जर्मनी से वेपन्स आ रहे हैं। तो ये सारी कंट्रीज जब इसको वेपन सप्लाई कर रही हैं तो लड़ाई में उसका रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। एट एवरी स्टेज हम इसको देख रहे हैं, यूक्रेन उसको मुकाबला कर रहा है कुछ एरियाज में रशिया का, दो वो उसको दबाव है रशिया का वहां पे, बट यूक्रेन ने भी काफी कैजुअलिटीज दी है रशिया को। तो अगर हम ये पूरे सिनेरियो को देखें और काइव की बात करें कि व्हाई इज रशिया विड्रॉइंग फ्रॉम काइव, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रशिया। वो जो जिस ऑब्जेक्टिव से गया था उसका काइव ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ओडेसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड द सदर्न साइड। और ये सारे इसके डाइवर्जनरी मनूवर्स थे कि यूक्रेन की आर्मी को डाइवर्ट करने के लिए, सो दैट वहां पे जब वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव में हमला करेगा वहां पे यूक्रेन आर्मी की स्ट्रेंथ उसको कम मिलेगी। सो अगर आप ये पूरे सिनारे को ऐसे एनालाइज करेंगे तो आपको जो रशिया की स्ट्रेटेजी अभी नजर आ रही है वो एक बिल्कुल सेट पीस में आपको दिखेगी।